हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के सेकंड बुक का चैप्टर लेकर आए हैं जो पुनर्जागरण चैप्टर है। पुनर्जागरण का जो काल है वो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है। पुनर्जागरण कहते किसे हैं, यानी कि मानव के जो विचार हैं उन विचारों में क्या करना, परिवर्तन लाना। क्योंकि जो पहले मानव के जो विचार थे वो कैसे थे, धर्म से संबंधित। तो मानव ने क्या किया कि उसके जो विचार थे, जो तर्क थे, उन तर्कों को उसके जो धार्मिक जो विचार थे उनको त्याग कर उसने नए तर्कों को क्या किया, ग्रहण किया। वो क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण से पूर्व का जो काल था वो काल था क्या, पूर्व काल। इससे जो पूर्व का जो काल था वो काल था मध्यकाल। क्या था, मध्यकाल। इस मध्यकाल को हम क्या कह सकते हैं, अंधकार युग। अंधकार युग। अब क्यों कह सकते हैं अंधकार युग, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा क्या हुआ था, यानी कि किन विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता था, केवल उन विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता जो केवल क्या थे, धार्मिक संबंधी। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोप में जो सत्ता की जो सबसे सर्वा जो संस्था थी वो क्या थी, पोप थी। कौन थी, पोप, या जैसे बोल सकते हैं पादरी वर्ग। इस पादरी वर्ग के पास क्या थी, शासन की संपूर्ण सत्ता इनके पास विद्यमान थी। तो इस कारण 6वीं से 14वीं 15वीं शताब्दी तक का जो काल था वो क्या था, उस काल को क्या कहते हैं, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए इसका जो अर्थ है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है रेनेसा। ठीक है, ये रेनेसा शब्द जो कि क्या है, एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है, तो इस पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। अर्थ क्या होता है, फिर से जागना या जागृत। अब देखिए फिर से जागना या जागृत होना ये एक मानव से संबंधित नींद से या नींद में सोना उससे संबंधित नहीं है, या नींद से जागना नहीं है, बल्कि मानव क्या करता है, अपने जो धार्मिक संबंधी जो विचार थे उन धार्मिक विचारों को त्याग कर नए तर्क का या नए विचारों को क्या करना, ग्रहण करना। वो क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है, या पुनर्जागरण का अर्थ होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखिए इसके, यानी कि मानव ने व्यवहारिक दृष्टि से 14वीं से 16वीं शताब्दी में, मानव ने व्यवहारिक दृष्टि से 14वीं से 16वीं शताब्दी में अपने धार्मिक विचारों को त्याग कर उन्होंने जो नए विचारों को जो ग्रहण किया है वो क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। या मानव ने कहने का मतलब है, दो शब्द आते हैं, एक तो है लौकिक और एक होता है पारलौकिक। अब देखें दोनों में थोड़ा सा विभिन्नता देखें। लौकिक होता है मानव हित और पारलौकिक होता है परमात्मा या धार्मिक। यानी कि जो अंधकार युग था 6वीं से 15वीं शताब्दी का जो काल था, इस काल को हम क्या कह सकते हैं, धार्मिक युग कह सकते हैं। क्योंकि लोग किस प्रकार के विचारों को मानते थे, धार्मिक आडंबरता है, रूढ़िवाद है,
इस प्रकार से संबंधित विचारों को मानने वाले लोग थे। इस कारण यहां पर क्या बढ़ गया था, इस युग में पाखंडतावाद बढ़ गई थी। तो इस कारण से इसको अंधकार में युग कहा जाता है। फिर है मानव ने क्या किया, इस मध्यकाल के बाद में यानी कि आधुनिक युग में उसने क्या किया, मानव हेतु या मानव के कल्याण हेतु लौकिक कार्य करने लगा। इसलिए उसके जो विचार थे, उसने धार्मिक आडंबरता वाले विचारों को त्याग कर उसने क्या किया, मानव हित या लौकिक विचारों को उसने ग्रहण किया। आगे देखिए, पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? एक व्यक्ति था जिनका नाम था, विद्वान था वैसारी। कौन था? वैसारी, जो कहां का था? एक इटालियन था। इसने 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग कब किया? 16वीं शताब्दी में। और किस संदर्भ में किया था, किसके लिए किया था? इसने किया था कि भवन निर्माण व मूर्तिकला, इन दो क्षेत्रों के लिए इसने पुनर्जागरण का शब्द का प्रयोग इन क्षेत्रों के लिए किया था, भवन निर्माण और मूर्तिकला के क्षेत्र में। एक था डिडरो ने भी 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। और उसने किस क्षेत्र में किया था? कला व साहित्य के क्षेत्र में। कला व साहित्य के क्षेत्र में उसने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। जबकि वैसारी ये ऐसा प्रथम विद्वान था जिसने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किस रूप में किया था? भवन निर्माण व मूर्तिकला के क्षेत्र में किया था। जबकि डिडरो ने किस क्षेत्र में किया था? कला व साहित्य के क्षेत्र में। फिर आगे देखिए, अब पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? तो यहां पर पुनर्जागरण का सर्वप्रथम आरंभ कहां से माना जाता है? इटली से। क्या कहां से माना जाता है? इटली से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन बनकर आता है कि यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का आरंभ कहां से माना जाता है? तो कहां से माना जाता है? इटली से। क्यों माना जाता है? स्वाभाविक है ऐसा क्वेश्चन उठना, क्यों कि इटली में ही सर्वप्रथम यहां पर पुनर्जागरण क्यों हुआ? इसका कारण क्या मान सकते हैं? देखिए, इसके कारण देखिए, पहला है प्राचीन परंपरा या रोम नगर या प्राचीन सभ्यता का केंद्र होना। हम सभी जानते हैं कि जो रोम नगर था वो प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। वहां पर उस समय क्या थे? प्राचीन सभ्यताओं के खंडहर अवशेष विद्यमान थे, या ये कह सकते हैं कि इटली के निवासियों में अभी भी प्राचीन रोम सभ्यता के प्रति उनकी जो मतलब जो नीति थी या उनका जो मन था वो अभी भी उस सभ्यता के प्रति काफी मजबूत था। यानी कि उनके विचार आज भी क्या थे? मजबूत थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो इस प्रकार की जो मनन प्रक्रिया थी प्राचीन सभ्यता के प्रति, वो अब भी क्या थी? काफी मजबूत थी। इस कारण से इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। फिर है इटली व्यापार का प्रधान केंद्र। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो इटली क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के लगभग मध्य में पड़ता है, पास में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया के क्षेत्र में व्यापार करने का एक प्रमुख केंद्र था, प्रधान केंद्र था। तो इटली से होने वाले व्यापार के कारण इटली में क्या हुई? काफी धन समृद्धि हुई। और धन समृद्धि के कारण जो मध्यम वर्ग था या जो कुलीन वर्ग था, इन वर्गों में क्या आई? काफी अंतर आया, या इनके वैभव रहन सहन उनमें कहने का मतलब यह है कि उनके रहन सहन में क्या आया? काफी परिवर्तन आया। तो इटली के व्यापार के कारण, इटली के आता व्यापार के कारण, प्रधान केंद्र होने के कारण वहां की जो स्थिति वो काफी सुधर गई। फिर है कुस्तुनतुनिया का पतन। देखिए, 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में
तुर्की ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। अब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में आक्रमण करने के कारण, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया 1453 में, जिसके कारण कुस्तुनतुनिया क्या हो गया, पराजित हो गया। अब पराजित होने के कारण यहां पर रहने वाले जो यूनानी जो विद्वान थे, ये विद्वान जब यहां से निकल कर गए यूरोप के अन्य देशों में या पूर्वी देशों में, तो ये अपने साथ साहित्यिक पांडुलिपियां अपने साथ लेकर गए, जो कि प्राचीन तुर्की या यूरोप के इतिहास का उसमें वर्णन था। ठीक है, तो जब ये साहित्यिक पांडुलिपियां जब इटली पहुंची, तो वहां के विद्वानों ने उस तुर्की या जो यूनान का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में उन्होंने जाना। तो इन साहित्यिक पांडुलिपियों ने भी इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ करने में क्या दिया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर देखें इटली में नए नगरों का उदय। देखिए, हम देखते हैं कि जो इटली था वो कहां था, भूमध्य सागर में। कहां था, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के करीब था, और भूमध्य सागर से व्यापार क्या होता था, आसानी से हो जाता था। ठीक है, तो भूमध्य सागर से व्यापार क्या होता, आसान होता, क्योंकि वहां का इटली का जो व्यापार तो काफी फल फूल गया था। इस कारण से इटली में क्या हुआ कि जो धनी वर्ग था या जो मध्यम वर्ग था, वो क्या हो गया, पूंजीपति होता गया, और उन पूंजीपति लोगों ने नए नए नगरों का क्या किया, विकास किया। तो जब नए नगरों का विकास हुआ, तो मध्यम वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनका ध्यानाकर्षण किसके प्रति गया, विकास की ओर गया। और इस कारण हम कह सकते हैं कि इटली के जो नए नगर थे, जैसे नए नगरों का निर्माण, जैसे नेपल्स है, मिलान, ये ऐसे नए नए नगरों का विकास हुआ, जिसके कारण जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका मन है या विचार है, वो किसके प्रति गए, पुनर्जागरण की ओर गए। फिर है नवीन शिक्षा प्रणाली। देखिए, पहले जो इटली में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो किस प्रकार की थी, धार्मिक शिक्षा। किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, धर्म से संबंधित, धर्म संबंधित शिक्षा। इस धर्म संबंधी जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, इससे क्या बढ़ा, पाखंडवाद बढ़ा। लेकिन 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य इस प्रकार की शिक्षा का त्याग करके एक नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। और वो शिक्षा कैसी थी, वो शिक्षा थी लौकिक या मानववाद, मानवतावाद, यानी कि मानव की बुद्धि से संबंधित, तर्क संबंधी, ठीक है, वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जाने लगी। जबकि पहले जो शिक्षा दी जाती थी, वो कैसी दी जाती थी, धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो मानव ने पाखंडता को छोड़कर उन्होंने क्या दिया, अपने भौतिक संपन्नता पर ज्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया। लोकहित, लोगों के कल्याण के कार्यों में हेतु वह अपना ध्यान लगाने लगा। फिर है इटली विद्वानों का नगर। अब देखिए, साहित्य रचनाएं हैं, या हम कह सकते हैं विद्वान है, या अभी आधुनिक रूप में जो अपना वर्तमान प्रेजेंट है, उसमें हम कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र पत्रिका है, टीवी है, या ईमेल है, ठीक है, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, देश विदेश की आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो मध्य युग के बाद में जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने एक प्रकार से आधुनिक युग को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन विद्वानों ने जो मध्य युगीन जो विचार थे, या जो पाखंडतावाद थी, या जो रूढ़िवाद था, उसके विरुद्ध उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लोगों को जागृत किया इन्होंने। इनमें जैसे
प्रमुख जो विद्वान थे, विद्वान, ये विद्वान कौन कौन थे? जैसे मैकियावली, दांते, बोकासियो और लियोनार्डो विंची। इन सभी विद्वानों का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इस कारण इटली को क्या कहा जाता है? विद्वानों का शहर या नगर कहा जाता है। तो इन विद्वानों ने वहां की जनता या वहां के जो लोग थे उन लोगों को उसने यूरोप या यूनान की सभ्यता के बारे में उनको अवगत कराया। तो वहां के लोग किसके प्रति उजागर होने लगे? पुनर्जागरण के प्रति उजागर होने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो विद्वान थे उन विद्वानों की सहायता से वहां की जनता क्या हुई? वो जागृत हुई, उनके विचारों में परिवर्तन आया। उन्होंने धार्मिक विचारों को त्याग कर उन्होंने नए तर्क संगत विचारों को अपनाया। फिर है अनुकूल जलवायु। अब देखो, जलवायु ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां की जलवायु या तो काफी शुष्क है या काफी कठोर है। तो उस जलवायु में लोगों को कार्य करने के लिए सीमित समय नहीं मिल पाता था, मतलब समान रूप से उनको समय नहीं मिल पाता था, और वह अपने देश या अपने राज्य का वो क्या नहीं कर पाते थे, या अपने आप का विकास नहीं कर पाते थे। तो इटली एक ऐसा क्षेत्र था जहां की जलवायु थी वो मानव के अनुकूल थी, तो उनको अच्छा समय मिल जाता था और उन्होंने अपने इटली राज्य क्षेत्र का क्या किया? काफी विकास किया। फिर है पोप कोलिन वर्ग द्वारा कला व संस्कृति को प्रोत्साहन देना। देखिए, पोप षष्ठ ने क्या किया कि जो इटली की जो पुरातन व्यवस्था थी, जो खंडहर थे, जो अवशेष थे, ठीक है, उन सभी को उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने संग्रहित किया, उनको बचाए रखा, उनको संरक्षण प्रदान किया, तथा नए नए मंदिरों का निर्माण या चर्च का निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या किया? काफी धन भी खर्च किया। तो कहीं ना कहीं ये जो पोप षष्ठ था, इसने संस्कृति को प्रोत्साहन देने का कार्य किया या संरक्षण प्रदान किया, उन्होंने सुरक्षित किया। फिर है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। ये तो हमने पढ़ा कि इटली में पुनर्जागरण के कारण क्या हो सकते हैं। तो वो कारण क्या थे? इटली क्या था? व्यापार का प्रधान केंद्र था, भूमध्य सागर में उसकी स्थिति क्या थी? अच्छी थी। इस कारण से पूर्वी और यूरोप के क्षेत्रों में व्यापार उसका आसानी से होता था, जिसके कारण उसकी धन संपन्नता में वृद्धि हुई। दूसरा यह था कि पूरी सभ्यताओं से संबंध। अब पूरी सभ्यताएं कौन सी है? जैसे बाइजेंटाइन सभ्यता है, सार्सोनिक सभ्यता है। इन सभ्यताओं में दो सभ्यताएं थी, पूर्वी सभ्यताएं, जैसे सार्सोनिक और एक बाइजेंटाइन। इन ये दो पूर्वी जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं से इटली का क्या था? संपर्क था, क्योंकि यहां पर एक विद्वान था जिसका नाम था ग्वारिनो, और एक था ओरिस्पा। ये दोनों विद्वान कहां गए थे? सार्सोनिक और बाइजेंटाइन सभ्यता में गए थे, यात्रा पर गए थे। तो उन्होंने वहां से लगभग ग्वारिनो लगभग 50 लातिनी पांडुलिपियां और लगभग ओरिस्पा क्या लेकर आया? 200 पांडुलिपियां लेकर आया। और कहां आया? इटली आया। तो इन विद्वानों के या जो ये सार्सोनिक या बाइजेंटाइन सभ्यता है, इन सभ्यताओं के संपर्क के कारण इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि ये यहां से क्या लेके गए थे? ये यहां से पांडुलिपियां लेके गए थे, जिसे हम बोल सकते हैं साहित्यिक रचनाएं। अब पांडुलिपियां क्या होती है? पांडुलिपियां वो होती है जो काफी शुष्क और नरम होती थी, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था।
जो क्या होते थे, जो अपने जो ताड़ के जो पत्र होते थे, उन ताड़ पत्रों पर क्या करता था, मानव अपना इतिहास लिखा करता था। तो जो ताड़ पत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, पांडुलिपियां। फिर है कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में तुर्की ने क्या कर दिया, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अब क्योंकि एक स्थान था जेरूशलम, जेरूशलम जो कि एक ईसाई धर्म का पवित्र स्थान था, और पवित्र स्थान होने के कारण वहां पर मुस्लिम जो लोग थे, उन मुस्लिम लोगों ने क्या कर दिया, जेरूशलम पर अधिकार कर लिया। और जेरूशलम पर मुस्लिमों का अधिकार हो जाने के कारण जो ईसाई धर्म की जो प्रतिष्ठा थी उसको आघात पहुंचा। फिर इटली में नए नगरों का उदय, जैसे नेपल्स है, मिलान है, ऐसे नए नगरों का विकास हुआ, जिसे लोगों का ध्यान धार्मिक दृष्टि से हटकर काहे किसकी ओर होने लगा, लौकिक नीति के प्रति होने लगा। फिर नवीन शिक्षा प्रणाली, क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा थी, और एक नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, वो क्या थी, लौकिक शिक्षा नीति। फिर है इटली विद्वानों का नगर, जैसे बोकासियो है, माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो विंची है। इन विद्वानों ने क्या किया, इटली के निवासियों को का जागृत किया, उनके चेतना का संसार किया, नए तर्क संबंधी उनको विचारों को प्रदान किया। फिर है अनुकूल जलवायु, क्योंकि इटली की जो जलवायु थी वो मानव के अनुकूल थी, उनको कार्य करने के लिए आराम से उनको सही समय मिल जाता था। फिर है पोप कुलीनबर्ग द्वारा कला व संस्कृति की प्रोत्साहन, क्योंकि जो पोप सिक्सट था वो उसने क्या किया था कि जो प्राचीन जो साहित्य विरासत थी, उन साहित्य विरासतों को उन्होंने क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। फिर है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण, देखिए धर्म युद्ध जिसे बोल सकते हैं क्रूसेड, धर्म युद्ध को क्या बोल सकते हैं, क्रूसेड। देखिए इनका एक पवित्र, ईसाइयों का एक पवित्र स्थान था जिसका नाम था जेरूशलम। पवित्र स्थान क्या था, जेरूशलम। तो इस्लाम जगत के लोगों ने जेरूशलम नामक स्थान पर अपना अधिकार जताने के हेतु उन्होंने क्या कर दिया, जेरूशलम पर आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि मुस्लिमों ने या इस्लाम धर्म के लोगों ने इस क्रूसेड क्षेत्र पर क्या कर लिया, या जेरूशलम पर अपना अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में ईसाई धर्म के लोग क्या हो गए, पराजित हो गए। तो कहीं ना कहीं इटली के जो लोग थे या जो यूरोप के जो लोग थे ईसाई धर्म के, उन लोगों की जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को काफी आघात पहुंचा। क्योंकि यूरोप के लोगों का मानना था कि यूरोप में जो सर्वे सर्वा है, जो शासन सत्ता का श्रेष्ठ जो वर्ग है वो कौन है, पोप है या ईसाई धर्म है। तो जब यहां पर ईसाई धर्म युद्ध में हार जाता है तो उनकी भावनाएं क्या हो जाती है, आहत हो जाती है। उनका मानना है कि जो पोप है वो सर्वे सर्वा नहीं है, या उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इस प्रकार की भावनाएं उनमें उत्पन्न हुई, किसके कारण, धर्म युद्ध के कारण। क्योंकि धर्म युद्ध में ईसाई धर्म क्या हो गया था, पराजित हो गया था। इस कारण से लोगों ने ईसाई धर्म के प्रति अपना ध्यान हटाकर लौकिक जीवन के प्रति अपना ध्यान अग्रसर किया। फिर है छापे खाने का आविष्कार। अब देखिए 200 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में, अब देखिए ये ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 200 वर्ष से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पूर्व। अब ईसा मसीह का जो जन्म मानते हैं वो क्या मानते हैं, 0 वर्ष मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 वर्ष मानते हैं। तो यहां पर जो छापे खाने का आविष्कार है, या कह सकते हैं छपाई की जो मशीन है, उसके आविष्कार ने यूरोप के क्षेत्रों में एक क्या ला दी, एक क्रांति ला दी। चीन से अरबों की सहायता से और मंगोलों की सहायता से छापे खाने का आविष्कार हुआ, या वहां तक यूरोप इटली तक छापे खाने
की जानकारी उनको मिली। तो देखिए लगभग 15वीं शताब्दी में यानी कि 1454 ईस्वी में जर्मनी का एक विद्वान था जिसका नाम था जोहन्नेस गुटेनबर्ग। जोहन्नेस गुटेनबर्ग जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने क्या किया, एक आधुनिक पूर्ववर्ती मशीन, छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया। किसने किया? जर्मनी का एक विद्वान था जिसका नाम था जोहन्नेस गुटेनबर्ग। उसके द्वारा एक आधुनिक पूर्ववर्ती प्रेस मशीन का आविष्कार किया। अब पूर्ववर्ती प्रेस का आविष्कार होने से जो किताबें या जो साहित्यिक जो रचनाएं, जो पांडुलिपियां थी, जो लोगों तक, जो मिडिल वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे या निम्न वर्ग के लोग थे, उन लोगों तक ये पहुंच नहीं थी। किताबें उन तक साहित्य ज्ञान नहीं पहुंच पाता था। वो ज्ञान भी अब इस प्रेस की सहायता से या छापे खाने के आविष्कार ने मध्यम वर्ग तक क्या पहुंचाया? किताबें पहुंचाई, साहित्यिक रचनाएं पहुंचाई। और उन साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से उन्हें यूनानी जो सभ्यता थी, उन यूनानी सभ्यता के विचारों के बारे में पता चला, वहां के बारे में, उनके विरासत के बारे में जानकारी मिली। फिर है भौगोलिक खोजें। अब देखिए जब 1453 ईस्वी में तुर्की का किस पर अधिकार हो गया था? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था। तो कहीं ना कहीं वहां के जो लोग थे, जो विद्वान थे, वो विद्वान उस स्थान को छोड़कर वो किधर की ओर जाने लगे? इटली की ओर जाने लगे। और वहां के जो विद्वान जब इटली की ओर गए तो वो अपने साथ बहुत सारी साहित्यिक पांडुलिपियां इटली अपने साथ ले गए और उन साहित्यिक रचनाओं की सहायता से उन्होंने इटली के निवासियों को क्या किया? नए तर्क संगत विचारों को उनको प्रदान किया, जिससे वहां की जनता में क्या हुई? पुनः जागृति हुई, नए विचारों का उदय हुआ। फिर है मंगोलों का योगदान। अब देखिए एक मंगोल शासक था जिसका नाम था कुबलाई खान। कहा जाता है कि कुबलाई खान के दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था मार्को पोलो, जो कहां का था? वेनिस यात्री मार्को पोलो कहां गया था? मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में गया था। अब मंगोलों के जब दरबार में वो गया था तो कहीं ना कहीं ये यात्रा करके गया, तो मंगोलों को ये पता चला कि जो मार्को पोलो वेनिस से कहां आता है? मंगोल क्षेत्र में आता है, अरब क्षेत्र में आता है। तो उन अरबों को ये पता चला कि हम क्या कर सकते? भौगोलिक खोजें करके हम अपने व्यापार की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, व्यापार समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो इन्हें मार्को पोलो की यात्रा के कारण, जैसे हम कह सकते हैं 1492 ईस्वी में एक यात्री था जिसका नाम था कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कहां पहुंचा? ये अमेरिका पहुंचा। और उसने अमेरिका पहुंचकर उस स्थान को क्या नाम दिया गया? रेड इंडियन। क्या नाम दिया? रेड इंडियन। क्योंकि रेड इंडियन नाम देने का कारण क्या था? क्योंकि कोलंबस खोज किसकी करने निकला था? भारत की खोज करने निकला था, इंडिया की खोज करने निकला था। लेकिन पहुंच गया कहां? अमेरिका पहुंच गया। और वहां के लोग कैसे थे? रेड थे, लाल थे। तो उन्होंने उसका नाम ही क्या रख दिया? वहां के लोगों को क्या नाम दिया? रेड इंडियन। 1498 ईस्वी में भारत की खोज हेतु एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा, भारत पहुंचा और भारत की खोज की। तो ये जो एक देश से दूसरे देश में होने वाले
जो ट्रेवलिंग थी, जो यात्रा थी या भौगोलिक जो खोजें थी, ये भौगोलिक खोज खोज किन के कारण उत्पन्न हुई? वो कारण हुई थी जो मार्को पोलो था, वेनिस यात्री, उसकी यात्राओं से प्रोत्साहित होकर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोगों ने यात्राएं करके अमेरिका और भारत जैसे बड़े राष्ट्रों की खोज की। तो इन बड़े राष्ट्रों के खोज करने का जो रीजन था, जो उद्देश्य था इनका, वो उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य थे इनके, प्रमुख दो उद्देश्य थे। भौगोलिक खोजों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य था, पहला था व्यापार और दूसरा कारण था धर्म प्रचार। क्या था? धर्म प्रचार। क्योंकि भारत में भी जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो उनके दो ही कारण थे, एक तो भारत में क्या करना? व्यापार, और दूसरा क्या करना? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया में एक अधिनियम पढ़ते हैं, इंडिया का संविधान में 1813 का अधिनियम, और उस 1813 के अधिनियम में दे रखा है ईसाई धर्म ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई धर्म प्रचारकों को ये अधिनियम पारित करवाया कि ईसाई धर्म के लोग या इंग्लैंड निवासी क्या कर सकते हैं? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका हमें ये उद्देश्य समझ में आता है कि वो एक देश से दूसरे देशों की जो भौगोलिक खोजें की, उनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना और धर्म प्रचार करना। फिर है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। अब देखिए, 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण जो व्यापार का जो मुख्य जो केंद्र था या जो मध्य में पड़ता था, तो तुर्कों ने क्या कर दिया? यहां से व्यापार करना बंद कर दिया। अब कोई भी कुस्तुनतुनिया से होकर पूर्वी देशों तक वो क्या नहीं कर सकता था? अपने यानी कि एशियाई देशों तक वो अपना व्यापार नहीं कर सकता था। इस कारण उन लोगों ने क्या किया? नए मार्ग खोजना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर है व्यापार का प्रसार। अब देखिए, जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, अधिकार हो जाने से उन्होंने क्या कर दिया? व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उस क्षेत्र से व्यापार को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तो लोग व्यापार को और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या की? भौगोलिक खोजें प्रारंभ कर दी। तो व्यापार की धन समृद्धि के कारण लोगों ने धार्मिक विचारों को त्याग कर उन्होंने नए लौकिक विचारों को ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से आपको पुनर्जागरण का जो ये चैप्टर था, जो लेसन था, यह लेसन आपको समझ में आया होगा।